तो लास्ट क्लास क्या पढ़े थे? बाइंडिंग एनर्जी, है ना। बाइंडिंग एनर्जी का बारे में पढ़े थे और बहुत अच्छे से एग्जाम्पल देके समझे थे बाइंडिंग एनर्जी हो है क्या। अब उसके बाद जब बाइंडिंग एनर्जी के बारे में समझ में आया तो साइंटिस्टों ने जो 118 एलिमेंट्स थे उन सब एलिमेंट्स का बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर दिया। और वो कैसे कैलकुलेट किया, वो या जो कैलकुलेशन का प्रोसीजर है उसके बेसिस पे भी आपको न्यूमेरिकल्स मिलते हैं। हम एटम के लिए न्यूमेरिकल्स हम किए नहीं है और न्यूक्लियस के लिए भी न्यूमेरिकल किए नहीं है। तो न्यूक्लियस के लिए एक न्यूमेरिकल का क्लास होगा जो हम पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद करेंगे, ठीक है, जिसमें कितने क्या टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स इसमें आ सकते हैं वो देखेंगे। चलो अभी हम थ्योरी पे आते हैं। तो सारे साइंटिस्ट लोगों ने 118 एलिमेंट्स का सारा बाइंडिंग एनर्जी निकाल लिया और उसको इस टाइप ऑफ ग्राफ में प्लॉट कर दिया। ये ग्राफ तुम लोगों को दिख रहा होगा, ये आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से ग्राफ गिवन है, ठीक है। मैंने यहाँ पे बनाने में थोड़ी गलती हो गई, इंसान हूँ, गलती हो सकती है, तो एक छोटा मोटा गलती हुआ है। और इसमें इस ग्राफ से हमें कंक्लूजन क्या मिलता है? हमें कंक्लूजन ये मिलता है कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 30 से 170 के बीच में है, ठीक है, जिसका बाइंडिंग एटॉमिक नंबर 30 से 170 के बीच में है, उनका जो बाइंडिंग एनर्जी या BeN है वो मोस्टली कांस्टेंट या फेयरली कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। देखो तो यहां पे जैसे इधर से अगर आए, यहां पे 40 के बाद से जितने भी एलिमेंट्स है वो मोस्टली कांस्टेंट है। ये वाला ग्राफ वो शो करता है, ठीक है। और इसमें जो एलिमेंट जो सबसे ज्यादा स्टेबल है, या फिर अब देखो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या है? बाइंडिंग एनर्जी का मतलब यह है उस न्यूक्लियॉन्स में उतना एनर्जी का कमी है, अगर मैं उसको उतना एनर्जी दे दूं तो वो निकल के चला जाएगा। तो जो न्यूक्लियॉन्स में जो डेफिसिट ऑफ एनर्जी है उसी के वजह से वो बाइंड होकर रह रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो यहां पे जो सबसे ज्यादा, जिसमें सबसे कम या सबसे ज्यादा डेफिसिट है बाइंडिंग एनर्जी का या एनर्जी का, वो है आयरन, जिसका बाइंडिंग एनर्जी क्या है? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस मैक्सिमम है और वो कितना है? लगभग 8.75 MeV। मतलब अगर मैं आयरन के कोई भी एटम में 8.75 MeV का एनर्जी दूं तभी जाके उसके न्यूक्लियस में से प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अलग अलग होंगे, तब तक नहीं होंगे। और जो आयरन है उसका सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होता है। इसमें और क्या देखा गया कि जो एलिमेंट्स जिसका एटॉमिक नंबर 30 से कम है और जिसका एटॉमिक नंबर 170 से ज्यादा है, बाइंडिंग एनर्जी उनके लिए कम है। अब यहां पे अगर देखो जो 30 से कम है, 30 से कम है मतलब यहीं कहीं होगा, ये मास नंबर है, एटॉमिक नंबर A, तो यहां से इधर कहीं होगा। और यहां पे अगर हम देखें तो ये वाला जो y एक्सिस है, y एक्सिस आपको एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी आपको दिखाता है, BeN ये शो करता है, और x एक्सिस आपको मास नंबर शो करता है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम ग्राफ में देखें तो ये जो सारे हम ग्राफ प्लॉट किए हुए हैं, जिसके एटॉमिक नंबर या A जो मास नंबर है, सॉरी एटॉमिक नंबर तब से बोल रहा हूं, जो मास नंबर है जो 30 से कम है उनका जो बाइंडिंग एनर्जी है, और जो 170 से बड़े हैं, 170 मतलब 170 से ज्यादा, इधर यूरेनियम वगैरह इस तरफ जो भी सारे एलिमेंट्स है उनका जो बाइंडिंग एनर्जी है वो बहुत लो है। अब बहुत लो है मतलब अब उसको अगर मैं थोड़ा सा भी एनर्जी दूं उसमें तो उसके जो न्यूक्लियस के जो सारे न्यूक्लियॉन्स होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे या निकल के चले जाएंगे, ठीक है। ये देखा गया। उसके बाद क्या देखा गया? जितना ज्यादा BeN या बाइंडिंग एनर्जी जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, और जो ज्यादा स्टेबल होगा उसको तोड़ने में ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत डिफिकल्ट होगा तोड़ने में। समझ रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? चलो, और हाँ, तो ये मेन कंक्लूजन्स या मेन फीचर्स हैं इस ग्राफ के।
बोल सकते हो। अब इसमें से कंक्लूजन क्या निकाला गया, इसमें निकाला गया इफ ए न्यूक्लियन ऑफ लोअर बाइंडिंग एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हायर बाइंडिंग एनर्जी देन एनर्जी इज रिलीज्ड। अब यहां पे ये थोड़ा उल्टा चीज है। हम क्या समझते हैं, अगर हम हायर लेवल से लोअर लेवल आते हैं, जनरली हम पढ़ते हैं हायर से लोअर आते हैं तभी हमें एनर्जी मिलता है। जनरली हम वही तो पढ़े हैं ना, काइनेटिक एनर्जी अगर हमें मिलता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हायर काइनेटिक एनर्जी से लोअर काइनेटिक एनर्जी पे आते हैं तभी मुझे एक्स्ट्रा एनर्जी मिलता है या खर्चा कितना हुआ वो मिलता है। लेकिन इस वाले केस में अलग है, अगर मैं लोअर बीईएन से हायर बीईएन पे जाता हूं तभी मुझे एनर्जी रिलीज होगा। कैसे? अब देखो यहां पे इसका जो बीईएन है वो क्या है, कम है। मान लो हाइड्रोजन का H2 का बीईएन बहुत कम है, H2 का बीईएन बहुत कम है, मतलब उसको बहुत कम एनर्जी देना होगा टू डिवाइड। अब उसको अगर मैं लो से हाई ले जाऊं मतलब अगर मैं इसको आयरन के आसपास ले आऊं, हाइड्रोजन को, ठीक है, आयरन के आसपास ले जाऊं तो क्या होगा, वो उसमें ज्यादा एनर्जी उस पर दिया जा रहा है। बात को समझना, अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, वो कंफ्यूजिंग होता भी है, ठीक है। इसमें क्या समझने वाली बात है, अगर मान लो कोई भी न्यूक्लियस एक कम एनर्जी, मतलब अगर मैं उसको कम एनर्जी देता हूं तब वो निकल जाता है, मतलब पार्ट हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल पे आते हैं अनुष्का और राजीव के केस में। अब अनुष्का और राजीव एक साथ इसलिए रह रहे थे क्योंकि उनके पास 40,000 का डेफिसिट होता था, लेकिन अगर वही 40,000 के बदले 4,000 का डेफिसिट होता, अगर जो डेफिसिट है मतलब जो बाइंडिंग एनर्जी है, अगर 4,000 का डेफिसिट होता, अनुष्का उसको अफोर्ड कर सकती थी तो वो उसको निकल जाएगी। अगर मान लो 40,000 है इसलिए तुम छोड़ के नहीं जा पा रही थी, लेकिन अगर 4,000 का होता तो आप चली जाती। तो अगर अब 4,000 क्या है, अब देखो यहां पे -4,000 और -40,000, क्योंकि जो बाइंडिंग एनर्जी है उसको हम नेगेटिव से डिनोट करते थे क्योंकि वो डेफिसिट अमाउंट ऑफ एनर्जी है। तो ये बड़ा है या ये बड़ा है, कौन सा बड़ा है, कौन सा ज्यादा एनर्जी है? -4,000 ज्यादा एनर्जी है। अरे नेगेटिव साइकिल, नेगेटिव ये में -4,000 बड़ा है या -40,000 बड़ा है? -4,000 बड़ा है। तो जब मैं -40,000 से -4,000 पे जाऊंगा तब मुझे एनर्जी रिलीज होगा। समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या होता है? तो लोअर बीईएन से हायर बीईएन पे जाऊंगा तभी मुझे एनर्जी मिलेगा। और इससे जब हम ये एनर्जी के बारे में बात की है, साइंटिस्टों ने बात किया, तो उन्होंने देखा जो एनर्जी मिलता है वो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलता है। तो अब हम हैं इंसान, ठीक है, इंसान में लालच तो आ ही जाती है। अब मान लो कोई अनुष्का जहां पे जॉब करती है वो उसको 1 लाख रुपए सैलरी मिलता है। अब अगर कोई कंपनी उसको बोलेगा कि तुम जो काम उस कंपनी में कर रहे हो और तुम्हें 1 लाख मिल रहा है, तुम मेरे पास भी आके वही काम करो लेकिन मैं उसका 1.5 लाख रुपए दूंगा, तो अनुष्का छोड़ के चली जाएगी ना। लॉयल्टी वगैरह कंपनी के साथ जाए भाड़ में। लॉयल्टी एक होता है जो कि कोई नहीं करता, क्योंकि हम इंसान हैं, हमें लालच है पैसे का। तो अनुष्का छोड़ के भाग जाएगी, मैं भी चला जाऊंगा। अगर मुझे कोई कंपनी आके बोले सर आप जो यहाँ पे पढ़ा रहे हो, आप जो कर रहे हो, उसके बदले मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा, ऑब्वियस सी बात है, मैं भी इंसान हूं, मुझे भी पैसा चाहिए, मैं भी भाग जाऊंगा। लेकिन पढ़ाना छोड़ूंगा नहीं, यह नहीं है, जो काम यहाँ पे कर रहा था वो वहां पे करूंगा। यहाँ पे मुझे अगर 1 लाख मिल रहा है, वहां पे 1 करोड़ मिलेगा तो मैं वहां पे भी चला जाऊंगा, क्योंकि वह पढ़ाना तो वही है। तो जो हम जैसे छोड़ के चले जाते हैं, वैसे ही हमारे इंसानों के मन में लालच था कि हमें इतना एनर्जी मिल रहा है तो हमें एनर्जी निकालना है। तो इस एनर्जी को निकालने के लिए हमारे पास 2 मेथड आए या 2 मेथड बना। एक होता है न्यूक्लियर फिजन और दूसरा होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन में कोई एक बड़ा सा न्यूक्लियस, ठीक है, बड़ा सा न्यूक्लियस जिसका बाइंडिंग एनर्जी, जिसका लो बाइंडिंग एनर्जी हो। अगर एग्जांपल ले यूरेनियम का, क्योंकि 117 के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं, हम इधर देखें 117 के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका बाइंडिंग एनर्जी कम है। तो यूरेनियम को अगर हम ले उसका बाइंडिंग एनर्जी कम है,
तो मतलब मैं उसको कम एनर्जी अगर दूंगा वो टूट जाएगा, टूट के बिखर जाएगा, और जब वो टूटेगा तो तब वो बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। यहां पे लिखा हुआ है ए हेवी न्यूक्लियस ऑफ लो BeN इज ब्रोकन इनटू टू लाइटर न्यूक्लियाई ऑफ हायर BeN, देन एनर्जी इज रिलीज्ड। तो और ये एक छोटा सा एग्जांपल है और इसको दिमाग में रखना जरूरी है, एंट्रेंस के लिए हो, आपके बोर्ड के लिए हो, ये इक्वेशंस दिमाग में रहना जरूरी है, ठीक है। इक्वेशंस को अब देखो, इक्वेशंस को रटने की जरूरत नहीं है, बार बार लिखोगे, लिखना जैसे प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो इक्वेशंस याद हो जाएंगे। और हालांकि ये सब इक्वेशंस आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, क्लास 11th में भी पढ़े होंगे केमिस्ट्री वगैरह में, जब न्यूक्लियस वगैरह पढ़ रहे थे, हाफ लाइफ वगैरह, रेडियो एक्टिविटी जब पढ़ रहे थे, और शायद 12th में भी है केमिस्ट्री में या नहीं है, मुझे पता नहीं, 11th में। तो ये एक एग्जाम्पल है जहां पे हमें एनर्जी मिल सकता है। और फ्यूजन में क्या होता है, फ्यूजन में क्या होता है, फ्यूजन में दो छोटे छोटे न्यूक्लियस को हम मिला देंगे, ठीक है। मिला देंगे जब, जैसे यहां पे हाइड्रोजन को ले लो, दो हाइड्रोजन को या दो हीलियम को या एक हाइड्रोजन एक हीलियम को अगर हम मिला देते हैं, या दो हाइड्रोजन को अगर हम मिला देते हैं, न्यूक्लियस को मिला देते हैं, तो वो एक हायर क्या बोलते हैं, हायर मेटल बना, हायर एलिमेंट बना देता है, और जिस प्रोसीजर के दौरान एक बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलता है, जो कि है 12.86 MeV जब हम फ्यूजन करते हैं। और ये दोनों रिएक्शंस हमारे सन पे भी होता है, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, इसलिए वो हमें लाइट देता है। और स्टार्स में भी होते हैं, लेकिन स्टार्स बहुत दूर है तो हमें पता नहीं चलता, ठीक है। तो फ्यूजन का मतलब क्या हो गया, टू लाइट न्यूक्लियस ऑफ लोअर BeN आर फ्यूज्ड इनटू ए हेवियर न्यूक्लियन ऑफ लार्जर BeN, ठीक है। दो छोटे छोटे न्यूक्लियन फ्यूज होके एक नया एलिमेंट बनाएंगे जिसका BeN ज्यादा होगा, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन। अब ये जो फ्यूजन और फ्यूजन है, इसके बारे में हम और भी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद जो बाइंडिंग एनर्जी के बाद हमें न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन को समझने के लिए हमें और एक चीज की भी जरूरत होती है, या और एक टॉपिक की भी जरूरत होगी, जो कि है रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। उसके बारे में हम पहले बात करेंगे, उसको समझेंगे क्या है, फिर जाएंगे न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन पे, ठीक है। पहले इसको लिख लो, फिर आगे चलेंगे। तो अभी बात करेंगे रेडियो एक्टिविटी की। अब रेडियो एक्टिविटी पे जानने से पहले हम ये समझते हैं कि जो न्यूक्लियॉन्स या न्यूक्लियस है, उसके अंदर क्या मौजूद होता है, प्रोटॉन्स रहता है ना, पॉजिटिवली चार्ज। और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जब दो पास पास रहेंगे तो उनके बीच में 2 से 3 तरीके के फोर्स लगते हैं, ठीक है। क्या 3 तरीके के फोर्सेस लगते हैं, एक तो लगता है कूलम फोर्स, कूलम फोर्स लगता होगा ना कि, और क्या कर, दो पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्जेस है, तो दोनों दूर जाने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन उसको साथ में कौन रख रहा है, उसको साथ में कौन रख पा रहा है, वो साथ में कैसे रह पा रहे हैं, वो साथ में इसलिए रह पा रहे, और वो सोचते सोचते साइंटिस्टों ने एक नया तरीके का फोर्स सोचा, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है ना। वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पढ़े होगे क्लास 11 स्टार्टिंग में। देयर आर फंडामेंटली 4 टाइप्स ऑफ फोर्स, एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, और एक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये 4 टाइप ऑफ फोर्स इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो दो प्रोटॉन्स को साथ रहने में साइंटिस्टों ने सोचा कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लग रहा होगा। अब ये कैसे लग रहा होगा, तो उसके लिए उन्होंने क्या बोला, जो जो न्यूट्रॉन्स है जो उसके अंदर मौजूद है, उसका तो कोई चार्ज नहीं है, उसमें चार्ज है। अब उसमें अगर चार्ज नहीं है तो कोई कूलम फोर्स तो लगेगा नहीं, लेकिन वो बिकॉज न्यूक्लियस के अंदर है, उनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स तो रहेगा ही रहेगा, रहेगा ना, रहेगा। तो और उनके बीच में क्या, अब जब वो बाइंड होकर रह रहे, अब मान लो ये कमरा है, ठीक है। इस कमरे में मान लो अगर मैं सबको एक लड़के को बिना गैप दिए मान लो 100 बच्चों को इस रूम में खड़ा कर सकता हूं, ठीक है। 100 बच्चे खड़ा हो गए इस रूम में, जाकी जुकी ही। अब देखे होगे तुम लोग एग्जाम्पल में बस वगैरह में, जिधर भीड़ थी वो, जब भीड़ होता है तो धक्का मुक्की करके कंडक्टर घुसाता है सबको,
अब अचानक से अगर कोई ब्रेक मार दे तो दरवाजे से बाहर आधे निकल जाते हैं ना। तो वैसे ही अब अगर मान लो एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स भरे पड़े हुए, अब उसमें अगर ज्यादा एनर्जी आ जाए तो वो क्या होगा, उसमें से जो एक्स्ट्रा होंगे वो बाहर निकल जाएंगे, एक्स्ट्रा नहीं, जो न्यूक्लियस पार्टिकल होंगे वो बाहर निकल जाएंगे, और उसी प्रोसेस को बोला जाता है रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, उस प्रोसेस को बोला जाता है रेडियो एक्टिविटी। क्या है? इट इज द फेनोमेना इन विच इजेक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन रेडिएशन और स्पॉन्टेनियस फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस इज रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, मतलब जब न्यूक्लियस के अंदर फोर्स ज्यादा हो जाए और उसमें से जो सारे पार्टिकल्स हैं वो अगर निकलना शुरू कर दे, उस प्रोसेस को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। अब मान लो जो बस में लोग हैं, मान लो 200 लोग भरे पड़े हुए हैं, अब उसमें से जब ब्रेक मारा गया 50 आदमी बाहर निकल गए ना, 50 आदमी बाहर निकल गए, तो बस में कितने लोग बचे? 150 लोग बचे ना। वैसे ही अब अगर एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, उस न्यूक्लियस में से कुछ अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल जो भी हो वो निकल गए, तो उसमें जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे वो आराम से अभी रह सकते हैं। अब मान लो 100 बच्चे इस रूम में हैं, इस कमरे में हैं, सांस लेने में भी तकलीफ होगी, है ना। अगर किसी को तुम धक्का मार के दरवाजे से 10 को निकाल दो या 50 को निकाल दो, तो अब आराम से शांति से बैठ पाओगे? बैठ नहीं पाओगे, लेकिन सांस तो ले पाओगे। अब और भी धक्का मुक्की करके मान लो और 50 और 40 निकाल दिए, बचे 10, तो 10 आराम से इस रूम में रह सकते हैं। तो वो जो प्रोसीजर हुआ, जो तुमने निकाला जिनको, उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। और जिनको तुम निकाले इस कमरे से, जैसे वैसे न्यूक्लियस में से जो जो पार्टिकल निकल रहे हैं, बेसिकली 3 तरीके के पार्टिकल निकलते हैं, अल्फा पार्टिकल, गामा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल। ठीक है, और जब ये चीजें निकलती हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, जब तुम उन लोगों को निकाल रहे होगे, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिके। क्या बोलते हैं? डिके। तो जो अल्फा पार्टिकल या अल्फा डिके, गामा डिके और बीटा डिके का मतलब क्या होता है? इसमें से जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो पॉजिटिव इन नेचर होते हैं, पॉजिटिव पार्टिकल्स निकलते हैं, और जो बीटा डिके होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और जो गामा पार्टिकल होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं और वो सीधा निकल जाते हैं। और ये बहुत ही फेमस डायग्राम है जो आपके एनसीईआरटी में भी मौजूद है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, अगर तुम देख पा रहे होगे अल्फा पार्टिकल नेगेटिव के पास जा रहा है, यहां पे मान लो मैंने एक रेडियो एक्टिव मटेरियल रख दिया एक डिस्क में, और उसमें से अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल निकल रहे हैं। ठीक है, और उसके दोनों साइड में मैंने एक तरफ पॉजिटिव प्लेट लगा दिया, एक तरफ नेगेटिव प्लेट लगा दिया, मतलब पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज प्लेट लगा दिए। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि यहां पे अगर तुम लोग देख पा रहे होगे, मैंने डायग्राम ऐसे बनाया है, जो बीटा पार्टिकल है वो बहुत जल्दी बीटा पॉजिटिव प्लेट के पास पहुंच जा रहे हैं, और जो अल्फा पार्टिकल है वो बहुत लेट में पहुंच रहे हैं। लेट में पहुंचे मतलब इतना दूर ट्रैवल करके जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, बता सकते हो? 11th का कॉन्सेप्ट है, एकदम बेसिक है, अगर थोड़ा दिमाग पे जोर डालो तो बता दो। मेरा क्वेश्चन ये है, ये इतना जल्दी बेंड क्यों हो जा रहा है पॉजिटिव प्लेट की ओर, और ये बीटा पार्टिकल इतना जल्दी बेंड क्यों हो जा रहा है, और जो गामा अल्फा पार्टिकल है वो इतना टाइम क्यों ले रहा है बेंड होने के लिए उस तरफ? देखो बता दे रहा हूं, जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? पॉजिटिव इन नेचर होता है, और जो प्रोटॉन होता है, जो भी पॉजिटिव इन नेचर हो, मतलब प्रोटॉन्स का मास ज्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन्स का मास कम होता है। तो जिसका मास कम उसका मोमेंटम कम, P = mv। तो जिसका मास कम उसका मोमेंटम कम, जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा। तो इसीलिए इसका मोमेंटम कम है इसलिए बहुत जल्दी पहुंच गया, इसका मोमेंटम ज्यादा है इसलिए लेट में पहुंचा। 11th का कॉन्सेप्ट है। 11th का क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो बचपन में मोमेंटम का कॉन्सेप्ट पढ़े होगे, लीनियर मोमेंटम क्लास 10th में तो पढ़े होगे, 9th या 10th में पढ़े होगे। याद नहीं सर, 11th 12th के में आने के बाद 11th का पढ़ाई याद नहीं रहता, 9th 10th का कहाँ याद रहेगा, है ना।
तो इसी की वजह से जो बीटा पार्टिकल्स है वो बहुत जल्दी पॉजिटिव प्लेट की ओर आते हैं एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल जो नेगेटिव की ओर जा रहे हैं। अब ये जो रेडियो एक्टिविटी डिके हो रहा है, अब इसमें भी कुछ लॉज हैं, ठीक है, और उसको इस एक छोटा सा डेरिवेशन है जो यहां पे मैंने करके दिखाया हुआ है। इसको पहले समझते हैं क्या होता है। मान लो मैंने कुछ सैंपल्स लिया, रेडियो एक्टिव मटेरियल का सैंपल लिया, और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई उस सैंपल में कितने मौजूद हैं, मान लो कैपिटल N। अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैंने 100 पार्टिकल लिए, 100 सैंपल्स लिए, ठीक है, 100 सैंपल्स अगर लिए उसमें 100 न्यूक्लियस होंगे, मान लो 100 इलेक्ट्रॉन्स लिए, 100 एटम्स लिए, 100 एटम में 100 न्यूक्लियस तो होंगे ही होंगे। तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है मान लो कैपिटल N से, और उसमें से रेडियो एक्टिव मटेरियल्स निकल रहे हैं। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट्स, कितना न्यूक्लियाई खत्म हो जा रहा है, खत्म तो नहीं होते लेकिन डिसइंटीग्रेट का, उसमें से जब अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल निकल रहा होगा वो तो कम हो रहे होंगे नंबर ऑफ न्यूक्लियस, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मान लो डेल्टा N से। अब इसको समझना एक चीज को, अगर आपके पास 100 न्यूक्लियस है, ऐसा नहीं है कि 100 में से 100 न्यूक्लियस खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर 100 सैंपल हैं आपके पास, 100 एटम है, उसमें से 10 20 25 डिजेनरेट हो रहे होंगे, ठीक है। अब अगर मैंने मान लो मैंने लिया 100 सैंपल, ठीक है, उसमें से मान लो 25 न्यूक्लियस डिजेनरेट हो रहे, और अनुष्का ने वही सेम सैंपल 1000 ठो लिया, तो उसमें कितने न्यूक्लियस डिजेनरेट हो रहे होंगे। अगर मैंने 100 लिया तो 25 डिजेनरेट हो रहे, तो आपने अगर 1000 लिया तो उसमें से कितना डिजेनरेट हो रहे होंगे, डिसइंटीग्रेट हो रहे होंगे, 250 250, वो प्रोपोर्शन सेम रहेगा, ठीक है। अगर सेम सैंपल ले रहे हो, अलग अलग सैंपल ले रहे हो तो वो तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। और जो रेट ऑफ डिके होता है वो प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ N से, जो मैंने अभी बताया, ठीक है। मतलब अभी इसको समझना, मान लो मैंने 100 सैंपल्स लिए, ठीक है, उसमें से 25 डिजेनरेट हो रहे हैं, डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, डिजेनरेट नहीं डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, 25 डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, और 25 डिसइंटीग्रेट होने के लिए मान लो 10 सेकेंड लगता है, ठीक है। अनुष्का ली है 1000 सैंपल, 1000 सैंपल में 250 डिसइंटीग्रेट होंगे, उसको कितना टाइम लगेगा, वही 10 सेकेंड लगेगा। अब इसको थोड़ा बहुत फालतू एग्जांपल से समझते हैं। मान लो प्रेशर कुकर पे आपने एक आलू चढ़ाया उबलने के लिए, ठीक है, और दूसरे तरफ आपने मान लो 5 आलू चढ़ाए उबलने के लिए, दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हो, तो दोनों एक ही टाइम पे ही उबल के तैयार होंगे। ऐसा नहीं है जिसमें 5 पटाटो हो या 5 आलू हो उसको ज्यादा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है। प्रेशर कुकर में होता है ऐसा, अगर कभी खाना बनाने रसोई घर में घुसे होगे तो पता होगा, ठीक है। अगर आप मान लो 2 जन के लिए खाना बना रहे हो और 5 जन के लिए बना रहे हो, तो अनुमान मोस्टली सेम टाइम ही लगता है, ठीक है। वही चीज बताया जा रहा है कि डेल्टा N बाई डेल्टा T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सैंपल्स, मतलब जितना चेंज डिसइंटीग्रेट हो रहा होगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, या रेट ऑफ डिके जिसको हम बोलते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे, N से, कैपिटल N। और कैपिटल N क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ सैंपल से, या नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द सैंपल से। अब अगर मैं डेल्टा T को 0 कर दूं तो dN अपॉन dt विल बी इक्वल टू लैम्बडा इंटू N, ठीक है, क्योंकि प्रोपोर्शनल है। इसको इक्वल लाने के लिए मैंने एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया लैम्बडा, माइनस नहीं, माइनस साइन यहां पे क्या रिप्रेजेंट करता है कि अगर मैं dN को बढ़ाता हूं, चेंज इन न्यूक्लियर सैंपल को बढ़ाता हूं तो N डिक्रीज होता है, N क्या होगा, डिक्रीज हो। अब देखो डेल्टा N को बढ़ाने पे N इंक्रीज होगा। अब इसको समझो, अगर मैं मान लो पहले 100 सैंपल लिया, ठीक है, 100 सैंपल लिया और 100 सैंपल में से 25 डिसइंटीग्रेट हो गए, तो बचा कितना, 75 बचा, 75। ऐसा नहीं है 75 में से फिर 25 डिसइंटीग्रेट होंगे, ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ कम तो डिसइंटीग्रेट होंगे, रेट जो होगा वो कम हो जाएगा। नहीं समझ में है, बुझिए असले नहीं बुझिए, समझे या नहीं समझे। सुनो, अब मान लो आपके पास 100 रुपए है, 100 रुपए में से 25 रुपए आपने खर्चा कर दिया, बचा कितना,
75। अब 75 में से एक बार में आप फिर 25 रुपए नहीं खर्चा कर सकते। पहले जब आप खर्चा कर रहे थे कितना परसेंट खर्चा किया 100 रुपए का? 25 अगर निकाले तो कितना परसेंट खर्चा किए? 25% खर्चा किए ना। अब 75 बचा, 75 में से भी आपको बोला जाएगा कि 25% ही खर्चा करना है। तो 75 का 25% क्या 25 के बराबर होगा? 25 से कम होगा या नहीं होगा? वही चीज बताया जा रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव साइन शोज दैट व्हेन dn इज इंक्रीज n डिक्रीजेस, ठीक है। और लैम्बडा क्या है? लैम्बडा को बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट और डिके कांस्टेंट बोला जाता है। अब इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूं, मतलब इधर से n इस तरफ ले आया और dt को उस तरफ ले लिया, तो इंटीग्रेट करूं विद प्रॉपर लिमिट्स। अब इधर n है तो n0 से n, मतलब पहले मान लो जितना सैंपल था वो n0 था, और बाद में डिसइंटीग्रेट होने के बाद, सॉरी, पहले जितना सैंपल था वो n था, डिसइंटीग्रेट होने के बाद मान लो n0 हो गया, ठीक है। और टाइम t 0 से स्टार्ट हुआ, t पे खत्म हो रहा है डिसइंटीग्रेट होने में जो टाइम लग रहा है, तो ये लिमिट हो गया प्रॉपर। अब इसको इंटीग्रेट करने में हमें पता है 1/n का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग। अब लॉग हमें दो तरह के हमें पढ़े हुए हैं, एक होता है नेचुरल लॉग और एक होता है जिसका बेस होता है 10। यहां पे जो हम लॉग ले रहे हैं वो है नेचुरल लॉग e, और उसको ln से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, जानते होगे। तो ln n माइनस ln n0 कैसे हुआ? इसको इंटीग्रेट कर दिया तो 1/n का इंटीग्रेशन log n होता है। log n होने के बाद उसमें लिमिट पुट कर दिया तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो गया? ln n माइनस ln नॉट। और इस तरफ इंटीग्रेशन किया तो लैम्बडा माइनस लैम्बडा बाहर है, dt का इंटीग्रेशन t, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है? t माइनस t नॉट, तो माइनस लैम्बडा इंटू t माइनस t नॉट। अब लेट मान लो जो जब मैंने टाइम स्टार्ट चेक करने के लिए जो टाइम स्टार्ट किया वो हो गया 0, तो लेट डेल्टा टी मेरा कितना हो? टी नॉट जो इनिशियल टाइम है वो मैंने मान लिया 0, तो अगर टी नॉट के जगह पे यहां पे 0 पुट कर दूं तो अब हमें पता है log n माइनस log m क्या होता है? log m बाय n, तो ln n बाय n नॉट कर दिया विच इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा इंटू टी। अब इसको अगर मैं पावर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं तो इस लॉग को अगर उस तरफ लेके जाऊंगा तो पावर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ये तो हमने पढ़ा हुआ है मैथ्स में। तो क्या बन गया? e टू द पावर माइनस लैम्बडा टी इक्वल टू n बाय n नॉट। तो n नंबर ऑफ सैंपल्स n इज इक्वल टू कितना बन गया? n नॉट इंटू e टू द पावर माइनस लैम्बडा इंटू टी। ये क्या है? इसका जो बेस था, लॉग का जो बेस था, है ना, e। और ये जो इक्वेशन निकला, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। अब रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है R से, किससे? R से, कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया है, वो कितने जल्दी क्या डिसइंटीग्रेट हो रहा है। तो R इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस dn अपॉन dt, और dn अपॉन dt मुझे कितना मिला? dn अपॉन dt कितना मिला है? माइनस लैम्बडा n, तो माइनस पहले से था तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस लैम्बडा इंटू n, तो R हमारा कितना हो जाएगा? n के जगह पे ये पुट कर दो, तो R विल बी इक्वल टू लैम्बडा इंटू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्बडा इंटू t। लैम्बडा क्या होता है? लैम्बडा क्या होता है? वेवलेंथ। हाँ, अरे अभी बताया डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसको भूलना मत। एक तो डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी पूछता है। लैम्बडा एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्बडा इंटू टी। अब जो ये रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन आर है, उसका जो एसआई यूनिट है वो क्या है? बैकरेल, बीक्यू। पहले जैसे एनर्जी में पहले क्या हुआ करता था? कैलोरी, उसको एसआई में जब कन्वर्ट किया तो आ गया जूल। वैसे ही पहले जब आर रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जब निकाला जाता था उसका यूनिट हुआ करता था क्यूरी, और जब एसआई सिस्टम आ गया तो उसको नाम दे दिया गया बैकरेल। तो उसका यूनिट कन्वर्शन क्या हो गया? 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10 बेकरेल। अब 1 बेकरेल का मतलब क्या होता है? 1 बेकरेल का मतलब होता है एक डिके, 1 डिके पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना डिके हो रहा है
1 becquerel इज इक्वल टू 1 डीके इन 1 सेकेंड। समझ रहे हो या नहीं समझ पाया? समझ में आया? पक्की बात? लिख लो इसको। हाँ, अब रेडियो एक्टिविटी में जो नेक्स्ट चीज हम सीखेंगे वो है लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल। अब रेडियो एक्टिव मटेरियल में हमने ये देखा, ये जो उसमें से जो अल्फा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल जो भी निकलता है, दे आर वेरी स्पॉन्टेनियस इन नेचर। स्पॉन्टेनियस का मतलब, मान लो यहाँ पे रेडियो एक्टिव मटेरियल रखे हो, अचानक से निकला, फिर खत्म हो गया और निकलना नहीं है। अब इसका कोई गारंटी नहीं है कि 5 मिनट के बाद और निकलेगा, 10 मिनट के बाद और निकलेगा, हो सकता है वो 10 साल भी रुक जाए, वैसे 10 साल के बाद निकले, उसका कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, उसमें से कब कितना रेडियो एक्टिव डिके वो होगा, तो उसका जो पूरा लाइफ स्पैन है या डिके का स्पैन है वो हम कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब इसका मतलब ये, डीके का मतलब ये नहीं है कि मान लो 100 न्यूक्लियस है, उसमें से खत्म होते होते वो 0 हो जाएगा, नहीं, उसमें से जो रेडिएशन निकलने का प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा और रेडिएशंस नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो हम उसका पूरा लाइफ स्पैन कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो कैलकुलेशन करने के लिए हमने क्या किया, चलो पूरा लाइफ स्पैन तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, अगर आधा लाइफ स्पैन कैलकुलेट कर दिए तो एवरेज डाल के उसका फुल लाइफ स्पैन भी कैलकुलेट कर देंगे। तो उसमें से कैलकुलेशन आया हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव मटेरियल। क्या होता है? हाफ लाइफ इज द टाइम पीरियड इन विच द नंबर ऑफ न्यूक्लियस रिमेन हाफ ऑफ द प्रीवियस क्वांटिटी। मतलब अगर पहले 100 न्यूक्लियस था तो बाद में उसमें से वो डिसइंटीग्रेट होकर 100 में से 50 हो गया, हाफ कब हुआ, उस टाइम पीरियड को हाफ लाइफ बोलते हैं। तो लेट आफ्टर, मान लो आधे टाइम के बाद, मान लो टोटल टाइम टी था, तो आधे टाइम के बाद क्या बचा? n0/2, n0/2, अभी जो लिए थे इससे पहले लिखे थे, n0/2 बचा। अब हमें पता है n इज इक्वल टू क्या होता है, n0 इंटू e टू द पावर माइनस लैम्बडा इंटू टी। अब अगर t, जहां पे t है इस इक्वेशन में, t के जगह पे t/2 का वैल्यू पुट कर दे तो क्या हो जाएगा, n0, और यहां पे क्या था, हाँ, तो n के जगह पे कितना हो जाएगा, n0/2, क्योंकि आफ्टर टाइम t2 इतना बचा, तो n0/2 इज इक्वल टू n0 इंटू e टू द पावर माइनस लैम्बडा इंटू t टू द पावर 1/2। t के जगह पे, इस t के जगह पे t/2 डाल दिया, आधा टाइम डाल दिया, है ना। तो इसको, अब इस 2 को n0 गेट्स कैंसल्ड, e टू द पावर माइनस लैम्बडा t हाफ इसको बोलते हैं, t हाफ इज इक्वल टू कितना बचेगा, हाँ 2। कैसे 2? यहां पे माइनस है शायद, इसको मैंने प्लस कर दिया यहां पे, है ना। हाँ, तो अब लॉग बोथ साइड अगर ले लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, log e 2 उस तरफ, और इस तरफ क्या हो जाएगा, log ऑफ e टू द पावर लैम्बडा टी हाफ। ठीक है, log e टू द पावर लैम्बडा e हाफ, और हमें पता है log m टू द पावर n क्या होता है, n log m, तो वही लगा लैम्बडा इंटू टी हाफ इंटू log e विच इज इक्वल टू log e 2। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो log e का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है ना। तो टी हाफ मेरा कितना हो जाएगा, log e 2 बाय लैम्बडा, और log e 2 का वैल्यू कितना है, 0.693 बाय लैम्बडा, और ये लैम्बडा क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो हाफ लाइफ मुझे मिल गया। तो अब हम हाफ लाइफ जब मिल गया तो एवरेज लाइफ या फिर मीन लाइफ निकाल सकते हैं। तो उसके लिए जिसका डेरिवेशन भी है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मीन लाइफ उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैसे, टाउ से। तो टाउ मीन लाइफ इज इक्वल टू टोटल लाइफ ऑफ ऑल पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो टोटल लाइफ, तो इसको अगर हम यहां पे वैल्यूज पुट करें तो टाउ विल बी इक्वल टू कितना, 1 बाय लैम्बडा, ये आएगा। ठीक है, इसका एक डेरिवेशन प्रॉपर है लेकिन जरूरत नहीं है, बस ये फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, जो मीन लाइफ का फॉर्मूला क्या है, टाउ इज इक्वल टू 1 बाय लैम्बडा। अब इन दोनों के बीच, जो हाफ लाइफ और मीन लाइफ के बीच में रिलेशन क्या है, टी हाफ इज इक्वल टू टाउ इंटू ln2। ठीक है,
कैसे निकाला, कैसे निकाला, दोनों को डिवाइड कर दिया, टी हाफ और टाउ को, टी हाफ और टाउ को डिवाइड कर दिया, तो क्या बचा 0, यहां पे क्या था log 2 बाय लैम्बडा और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 1 बाय लैम्बडा, तो ln2 इस तरफ था, log 2 था, log 2 था ना, तो log 2 इंटू टाउ हो जाएगा, तो ये उसका रिलेशन आ गया। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक रेडियो एक्टिव के बारे में बातें। नेक्स्ट क्लास हम न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जिसके साथ आपका ये जो चैप्टर है न्यूक्लियस का चैप्टर है वो खत्म होगा। और न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्लास मिस मत करना। फ्राइडे को क्लास है, 1 तारीख है मुझे पता है, लेकिन क्लास होगा। ठीक है, चलो बाय बाय।